नमस्कार, लाउड इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष भारती। आज विनेश फोगाट की 2 बजे के आसपास स्पोर्ट्स कोर्ट का फैसला आएगा कि वो उन्हें मेडल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कल वो 100 ग्राम ज़्यादा वज़न होने की वजह से उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था पूरे ओलंपिक से। सारी दुनिया ने उनके साथ अपना समर्थन दिखाया और जो ओलंपिक खिलाड़ी हैं, खासकर अमेरिकन, उन सब ने कहा, जो विनर्स हैं, उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट को पदक मिलना चाहिए। देखते हैं आज क्या होता है। बांग्लादेश में नए प्रधानमंत्री ने शपथ ले ली है। अर्थशास्त्री हैं वहां के, जिनको लेकर के भारत ने उनसे कहा है कि वहां के अल्पसंख्यकों की रक्षा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि ये हमारी पहली प्राथमिकता है। पर सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे टेलीविज़न चैनल इस समय बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री को कट्टरपंथी दिखा रहे हैं और उनके खिलाफ एक एक हवा हिंदुस्तान में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, अब ये सरकार का और टेलीविज़न चैनलों की समझ का सवाल है, लेकिन शेख हसीना अभी हमारे देश में ही है। उन्हें दुनिया का कोई देश क्यों लेने को तैयार नहीं है, ये सवाल है। और ये कल मैंने सवाल पूछा था सरकार से, सरकार के प्रमुख लोगों से। कहीं से अब तक इसका जवाब नहीं मिला है। आज का विषय, मैं आपके साथ बिल्कुल राजनीति से अलग बात करना चाहता हूँ। वो बात है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, आयुष मंत्रालय ने 25 ऐसे रोगों की सूची बनाई है और जिसमें कहा है कि इस पे आयुर्वेद, यूनानी या होम्योपैथी का इलाज नहीं चल सकता। ये एक कमाल का काम भारत की सरकार ने किया है। भारत सरकार के पास अपना स्वास्थ्य का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं। और सबसे चरमराया ढांचा अगर कोई है प्राथमिकता में, तो पहले स्वास्थ्य है और फिर शिक्षा है। ये 2 बुनियादी चीजें हैं। ये दोनों बुनियादी चीजें भारत सरकार संभाल नहीं पा रही है। और मजे की चीज ये है कि गांव-गांव में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति के, चिकित्सा पद्धति के जानकार ही फैले हुए हैं। और लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार, यहाँ तक कि टाइफाइड और कैंसर तक में उनको मदद करते हैं। हमारी भारतीय प्राचीन पद्धति में सुश्रुत संहिता है, आयुर्वेद का बहुत बड़ा स्थान है। और हमारी सरकार कहती है कि हमारे जो वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उनमें जो लिखा हुआ है वो सत्य है। उसके ऊपर रिसर्च भी बहुत सारी जगहों पर हो रही है। सुना ये जा रहा है कि जर्मनी में बहुत रिसर्च हो रही है। और होम्योपैथी जो जर्मनी में जिस तरह की रिसर्च हुई है, हिंदुस्तान में भी वैसी ही रिसर्च हुई है। हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से जो शहरों में नहीं है, वो सब गांव में रहते हैं और उनको यही चिकित्सा पद्धति फायदा पहुंचाती है। विटामिन हो, और वो विटामिन से की विटामिन भी बैन कर रही है सरकार के। विटामिन की गोलियां भी ये नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि शायद मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो दवाएं बनाती हैं और जो हिंदुस्तान में बुरी तरह से बेचती हैं हर चीज की दवाएं, अनाप शनाप औने पौने दाम पे, जिनकी प्राय कीमतें आप देखेंगे तो आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। कैंसर की दवाई हो या किसी चीज की दवाई हो, लोगों को सिर्फ मारने के लिए एलोपैथी में, ऐसा बहुत सारे गांव के लोगों का कहना है कि उनसे उनकी तबीयत खराब होती है। लेकिन होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेद से उनकी तबीयत ठीक होती है। तो इन 25 बीमारियों का इलाज ये तीनों पद्धतियां नहीं कर सकती हैं। इसका नोटिफिकेशन निकालने का सरकार का क्या मतलब? क्या सरकार ये चाहती है कि हमारे देश में लोग और बीमार हों, और बीमार होकर के महंगे अस्पतालों में जाएं, अपनी जमीन बेचें, अपना घर बेचें, अपने गहने बेचें? क्योंकि अगर बच्चा बीमार होता है या पत्नी बीमार होती है, माँ बाप बीमार होते हैं, वो खुद बीमार होता है,
तो किसी भी तरीके से उनका इलाज कराना चाहता है। लेकिन अगर इन पद्धतियों से इलाज नहीं होगा तो आप समझ लीजिए कि अस्पतालों में किस तरह की भीड़ होगी। आज भी कोई अस्पताल खाली नहीं है, किसी भी ज़िले के अस्पताल में आप चले जाइए, भयानक भीड़ है वहाँ पे। ये तब है जब लोग देसी पद्धति से इलाज करवा चुके होते हैं और बहुत से उसमें ठीक हो जाते हैं, जो उस पद्धति से इलाज नहीं करा पाते, उनकी भीड़ इन जगहों पर। तो ये सवाल तो पूछना जायज़ है कि किस लॉबी के दबाव में भारत सरकार ने ये बैन लगाया है, नोटिफ़िकेशन जारी किया है, क्योंकि इस पे किसी कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है, इसके ऊपर कहीं माँग नहीं उठी है और होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी ये तीनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर मान्यता प्राप्त पद्धतियाँ हैं। पूरे केरल में आयुर्वेद पद्धति से इलाज होता है और लोग वहाँ वहाँ जाते हैं, इलाज कराते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा भी इसी का एक हिस्सा है। लेकिन सरकार कहती है नहीं, इनसे अपना इलाज मत कराओ। क्या कराएँ? डॉक्टरों के एलोपैथी की दुनिया में घुसें और अपने को लुटाएँ, जो ठीक हो जाए वो ठीक हो जाए, जो नहीं ठीक हो जाए, उस पे डॉक्टर कह देता है ये तो ईश्वर की मर्ज़ी है। तो मैं डॉक्टरों के ऊपर दोष नहीं देता, मैं दवाओं के ऊपर दोष देता हूँ। इन तीनों पद्धतियों को बैन करना मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपकी समझ में अगर आ रहा है, तो आप हमें ज़रूर बताएँ, लेकिन शायद किसी की समझ में नहीं आ रहा और ये 3 ही दिन पहले फैसला हुआ। आज 9 अगस्त आज अगस्त क्रांति मैदान में कल 8 तारीख को महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, करो या मरो का नारा दिया और कल उनका ये बम्बई के अगस्त क्रांति मैदान में भाषण हुआ था, उनका आह्वान था, उनकी अपील हुई थी और आज से सारे देश में हर वर्ग आंदोलन में जुट गया था। अंग्रेजों के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसने अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिला दी और इसी के क्रम में बम्बई का प्रसिद्ध नेवी विद्रोह हुआ। आज 9 अगस्त को आपको पढ़ना चाहिए कि 9 अगस्त का भारत की आज़ादी के इतिहास में क्या महत्व है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे। मैं उस 9 अगस्त को उन तमाम शहीदों को जो आज़ादी के आंदोलन में शहीद हुए, जिन्होंने लाठियाँ खाई, जो जेल में गए और जिनका नाम भी कोई नहीं जानता। गाँव-गाँव में ऐसे लोग फैले हुए हैं जिनके घरों के लोग शहीद हुए, जेलों में गए, लाठियाँ खाई, हाथ-पैर तुड़वाए और तिरस्कृत होकर के एक जगह पड़े रहे क्योंकि सरकार ने उनकी कोई पूछ नहीं की। आज़ाद हिंद फौज के लोग भी हमारे देश में आए थे और लाल किले में उनका मुकदमा चला था, जिनमें जवाहरलाल जी भी एक वकील की हैसियत से उसमें शामिल हुए, उस मुकदमे में। 9 अगस्त को याद करना चाहिए और आज ही के दिन मैं आपको खबर दे रहा हूँ, भारत में एक नया अध्याय और शुरू हो रहा है। वो अध्याय है भारत में किसानों और मजदूरों का मिला-जुला आंदोलन सारे देश में। किसान और मजदूर मिलकर के आज से नई आर्थिक नीतियों के खिलाफ ये जो बजट आया है, इसमें जो जनता की जनता के लिए जो उन्हें लगता है इन दोनों वर्गों को कि नहीं कुछ हुआ है, उसके खिलाफ ये लोग आज सारे देश में प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इंटक ने अपनी तरफ से नेतृत्व किया था, सारे मजदूर संगठनों को बुलाया, किसान संगठनों से बात हुई और दोनों ने तय किया है कि आज से लेकर के यानी 9 अगस्त से लेकर के और 14 अगस्त तक वो सारे देश में धरना, प्रदर्शन, प्ले कार्ड्स दिखाना, भाषण देना, प्रभात फेरी निकालना ये सब करेंगे। और 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त को ये बैठ करके या शायद 26 अगस्त को बैठ करके ये अपने आंदोलन के अगले चरण की घोषणा करेंगे। दूसरी तरफ ये खबर आपके पास शायद कहीं से छन के पहुंची हो कि किसान नए सिरे से अपनी मुहिम के लिए तैयार हो रहे हैं। कि किसान इसलिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि उनसे जो वादे किए थे केंद्र सरकार ने वो पूरे नहीं हुए।
तो किसान अब अपनी एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने के लिए कृषि मंत्री के उस बयान के विरुद्ध, जो उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन कमेटी को हमने लागू कर दिया है और किसानों को 50% उनकी लागत का जोड़ करके हम एमएसपी उनको दे रहे हैं, उसके खिलाफ वो खड़े हो रहे हैं कि ये गलत बयान है और ये ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस देश को एक नए किसानों और मजदूरों के सम्मिलित आंदोलन का अगले कुछ महीनों में सामना करना पड़ सकता है। नहीं भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है सरकार उनकी बात मान ले और विपक्ष इस समय पूरे तौर पर किसान और मजदूरों के साथ खड़ा है। इन मजदूरों और किसानों का कहना है कि पूरा जो भी विपक्ष के लोग हैं और सत्ता पक्ष के लोग हैं जो किसानों और मजदूरों के समर्थन में हैं, इन्हें किसानों और मजदूरों की आवाज सदन में उठानी चाहिए, क्योंकि अंत में आखिरी फैसला इस सदन में ही होगा। कल एक और घटना दिखाई दी कि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ जी, जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो इतने नाराज हो गए कि वो सदन छोड़ करके चले गए और उन्होंने कहा कि मेरा अपमान हो रहा है, मेरे ऊपर शारीरिक हमला करने की कोशिश हो रही है। शारीरिक हमला हाथ से नहीं, आवाज से। उनका कि जिस तरह की बातचीत हो रही है वो मुझे बहुत साल रहा है और मैं यहाँ नहीं बैठूंगा, मैं अभी थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। ये स्थिति बड़ी अजीब है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरी आवाज दबाई जा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष अपनी बात पहली बार सदन में बहुत खुल करके कह रहा है और तीसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के कुछ लोग हैं, वो लोग भी विपक्ष की आवाज में आवाज मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि इन सवालों का हल निकलना चाहिए, नहीं तो हमारे यहाँ गांव में हमको इन विधानसभा चुनाव में जाने में मुश्किल हो। बहरहाल ये सरकार का पक्ष है, पर मेरा पक्ष सिर्फ इतना है आपको बताना कि एक तो ये जो आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी के खिलाफ सरकार ने जो आदेश निकाला है, अध्यादेश निकाला है, आदेश निकाला है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसे सरकार को वापस लेना चाहिए और इन तीनों पद्धतियों को हिंदुस्तान में गरीबों के लिए इलाज करने के लिए पूरी छूट देनी चाहिए। हालांकि अभी रोकने की ही बात हुई है, सजा की बात नहीं हुई है, ये मेरी जानकारी कह रही है। दूसरी तरफ किसानों और मजदूरों का आंदोलन जो देश में शुरू होने जा रहा है, वो आंदोलन देश को क्या किस धरातल पे ले जाएगा, कैसे करेगा, क्योंकि एक चीज और हुई है कि हाई कोर्ट ने कह दिया है कि जो लोग पंजाब सीमा पे जमा है, जिन्हें सरकार ने रोक दिया था, हरियाणा सरकार ने, वो दिल्ली की तरफ जा सकते हैं, तो उन लोगों ने जाने की तैयारी कर ली। अब वो लोग जो जो सरकार है हरियाणा की, शायद सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आने वाला है कि देश का हर आदमी देश की राजधानी में, जो नागरिक है वो देश की राजधानी में आ सकता है या उसे कहीं रोक दिया जाएगा। इसका फैसला भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में स्थिति साफ करेगा कि हम अपने देश में आसानी से जा सकते हैं, नहीं जा सकते। देखते हैं क्या होता है। तो आप इन घटनाओं के ऊपर नजर रखिए। और एक तीसरी घटना जिसका मुझे बहुत चिंता है, जिसकी शायद अपने देश में बहुत सारे लोगों को चिंता नहीं है, क्योंकि टेलीविजन चैनल्स का ये विषय नहीं है। इस समय देश विश्व युद्ध के कगार पे शायद ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह की भाषा चल रही है और जिस तरह ईरान ने कहा है कि आज वो हर हालत में इजराइल के ऊपर हमला करेगा, और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने 2 बच्चों और अपनी पत्नी के साथ उस बंकर में चले गए हैं जिस बंकर में एटम बम का भी कोई, परमाणु हथियारों का भी कोई असर नहीं होगा। उनका बंकर में जाना ये बताता है कि स्थिति बहुत गंभीर है। और दूसरी तरफ ईरान हर हालत में हमला करना चाहता है और उनके साथ जो लेबनान के जो ग्रुप्स हैं, हूती वगैरह, वो सब उनके साथ, और वो लोग अलग से हमला करेंगे। यानी जो आदिवासी अरब हैं वो हमला कर सकते हैं इजराइल के ऊपर। ये स्थिति बहुत विस्फोटक है, क्योंकि अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान भेज दिए हैं और घोषणा कर दी है कि अगर ऐसा होता है
तो हम इज़राइल के साथ रहेंगे और ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। इसका मतलब है कि जो युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच में लड़ा जा रहा था यूरोप की धरती पर, अब वो युद्ध मिडिल ईस्ट की धरती के ऊपर आएगा, जो भारत के बहुत नज़दीक है। भारत से सिर्फ 3 घंटे की दूरी पर मिडिल ईस्ट है, जहाँ पर ये युद्ध आने की आने की के रास्ते खोज रहा है। यानी ईरान और इज़राइल के बीच का युद्ध अरब देशों को भी बाँटेगा, दुनिया को भी बाँटेगा और खासकर अमेरिका को इस युद्ध में पूरी तरह से कूदने के लिए एक रास्ता दे देगा। इसके पीछे तेल है, इसके पीछे कुछ और है, ये तो विशेषज्ञ बताएँगे। पर हमारे लिए तो इतना ही काफ़ी है कि अगर ये युद्ध मिडिल ईस्ट की धरती पे होता है, अगर ये ईरान और इज़राइल के बीच में युद्ध होता है, तो भारत के लिए स्थितियाँ बहुत अनुकूल नहीं रहेंगी। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार ने इसके बारे में सोचा होगा, अवश्य सोचा होगा, लेकिन इसके लिए जनता को भी तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए कि अगर ऐसा होता है तो भारत का सामान्य जन क्या करे, कैसे करे? जो अफ़सर हैं उन्हें पता है, सेना के लोगों को पता है, मंत्रियों को पता है, लेकिन आम जनता को नहीं पता है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो हम क्या करें? क्योंकि उसमें महँगाई का क्या हाल होगा, तेल की कीमतों का क्या हाल होगा, मंदी का क्या हाल होगा, सारे सवाल हमारे सामने हैं और इनके ऊपर सरकार को जनता के साथ संवाद करना चाहिए और जनता को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। ये स्थिति बहुत दूर नहीं दिखाई देती है। अगर कहीं कोई प्रारब्ध है या कोई ईश्वर है या कोई अलग शक्ति है जिसको बहुत लोग मानते हैं, पारलौकिक शक्ति, अगर वो इस युद्ध को रोक दे तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती। और आज की तारीख में जब आप और हम बात कर रहे हैं, ईरान इज़राइल का युद्ध हमारे दरवाजे पर है, लेकिन दुनिया ने इज़राइल और गाज़ा से आँख मूंद रखी है। उसकी फ़ोटो जो सामने आती हैं गाज़ा की और जिस तरीके से लोग जी रहे हैं, कराह रहे हैं, मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, उनके पास रसद भी नहीं पहुँच रही है, उनके घर सब तबाह हो गए हैं और सर्दी में सब बाहर हैं बच्चे। लेकिन उसके ऊपर दुनिया ने आँखें मूंद रखी हैं। सुरक्षा परिषद का मतलब कुछ भी दुनिया के लिए नहीं है, मतलब खासकर अभी तक तो इज़राइल के लिए नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भी जो अफ्रीकी देश गए थे वहाँ पे उन्होंने एक इज़राइल के खिलाफ एक फैसला दिया है, लेकिन इन सारे फैसलों का कोई मतलब नहीं है क्योंकि अगर कोई फैसला न माने और अपनी दादागिरी करे और अब जब ईरान और इज़राइल आमने-सामने खड़े हैं, तब विश्व जनमत या विश्व संस्थाओं का कोई मतलब रह भी गया है या नहीं रह गया है, या हम एक ऐसे जंगल की दुनिया में लौट रहे हैं जहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही है, जो ताकतवर है वो जिंदा रहेगा, बाकी सब मर जाएंगे। बात बहुत कड़वी है, लेकिन आपसे शेयर करने की इच्छा इसलिए है कि सरकार आपसे शेयर नहीं कर रही है, तो कम से कम आप नज़र रखें ईरान और इसराइल के युद्ध के ऊपर और उसके प्रभाव स्वरूप भारत के ऊपर पड़ने वाले उसके असर को लेकर। आपसे आज विदा लेता हूँ। नमस्कार।